हेलो एवरीवन। आज अपन इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में अपन कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये शॉर्ट नोट्स क्या है, आपके 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, प्रॉफ एग्जाम में, या फिर 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सुपर एंटीजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर एंटीजन को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन इम्यूनोजेनिसिटी, हेट्रोफाइल एंटीजन्स और हेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखना। ओके, देखो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? इम्यूनोजेनिसिटी के। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स इन बॉडी। इसका मतलब समझो, देखो कोई भी एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है, अपनी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एंटीजन जो है बॉडी के अंदर आ गया, तो क्या होगा, एंटीजन के आने के बाद जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपन को पता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? इसी चीज़ को अपन बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, इसका मतलब है उनके पास जो है इम्यूनोजेनिसिटी एब्सेंट है। ठीक है, क्या है? इम्यूनोजेनिसिटी एब्सेंट है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, इम्यूनोजेनिसिटी कैसे होती है? देखो, जैसे कोई एंटीजन आया, मान लो टी सेल के कांटेक्ट में आया। ठीक है, टी सेल के कांटेक्ट में आया। ठीक है, टी सेल तो जो है एंटीजन से मिलकर क्या बनाएगी? फिर एक तो बनेगी अपनी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है। एक तो मेमोरी सेल बनेगी और साथ में क्या बनेगा? साथ में इफेक्टर टी सेल बनेगी। ठीक है, इफेक्टर टी सेल बनेगी। अब इफेक्टर टी सेल्स में क्या कौन कौन सी सेल होती हैं? देखो, इफेक्टर टी सेल्स में होती हैं, एक तो हेल्पर टी सेल होती है। ठीक है, हेल्पर टी सेल होती है जो क्या करती है? बी सेल को एक्टिवेट करती है। ठीक है, एक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो जो एंटीजन को किल करेगी। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपन इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? इम्यूनोजेनिसिटी होती है एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स इन बॉडी। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है एंटीजेनिसिटी। ठीक है, एंटीजेनिसिटी क्या होती है? एंटीजेनिसिटी का मतलब समझो, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी एंटीजन या फिर कुछ भी जो है बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, तो उसको क्या है, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, अब देखो, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा तो ये इस एंटीजन की एबिलिटी है कि इम्यून सिस्टम उसको कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, किसकी एबिलिटी है? एंटीजन की। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीबॉडीज़ और टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, अपन को सिंपल सी बात है कि जैसे ही कोई एंटीजन आएगा, ठीक है, तो बॉडी में क्या बनेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो अपन दूसरे टर्म में डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंटीजन है उसका टी सेल से बाइंड होने की एबिलिटी, उसको भी अपन एंटीजेनिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एंटीजन ऐसा है जो टी सेल से बाइंड ही नहीं होगा, तो मतलब वो एंटीजेनिसिटी उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो ये लाइन अपन बोल सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल जो है इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं वो एंटीजेनिसिटी शो करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटीजेनिसिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम ने क्या है, रिकॉग्नाइज कर लिया उसको। ठीक है, इम्यून सिस्टम ने क्या कर लिया? उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करने के बाद ही तो इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपल सी बात है, पहले एंटीजेनिसिटी शो करेगा, उसके बाद में इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन अपन बोल सकते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स दैट शो एंटीजेनिसिटी डू नॉट शो इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, इस मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है, एंटीजन जो है जाके टी सेल से बाइंड कर रहा है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल जो है एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है तो इम्यूनोजेनिसिटी भी शो करे। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल जो है इम्यून सिस्टम द्वारा रिकॉग्नाइज हो रहा है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो अपन शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हेप्टेंस। ठीक है, हेप्टेंस क्या होते हैं? देखो, हेप्टेंस क्या होते हैं? हेप्टेंस जो है लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास क्या इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती लेकिन एंटीजेनिसिटी होती है। इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनको जैसे ये एंटीजन है तो इनको इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा? रिकॉग्नाइज तो कर लेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज तो कर लेगा, मतलब इनके एंटीजेनिसिटी तो इन्होंने शो कर दी, लेकिन जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है,
मतलब कि एंटीजेनेसिटी तो शो कर दी, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी शो नहीं करी, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं हैप्टेंस। ठीक है, हैप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर से ये बाइंड कर सकते हैं। आगे समझे? ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये कब, ऐसा कौन सी सिचुएशन होती है जब ये जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, हैप्टेंस जो है इम्यूनोजेनिक बन सकते हैं जब अपन इनको कंबाइन कर दे किसी के साथ, किसी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको अपन बोलते हैं कैरियर। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, जैसे मान लो कोई एंटीजन है, ये क्या है, इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं कर सकता, मतलब ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको किसी कैरियर के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी भी कैरियर के साथ अपन इसको ऐड कर देंगे, तो ये कैरियर के साथ जो ऐड हो जाएगा, उसके बाद में क्या कर सकता है, उसके बाद में ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरियर के बाद साथ ऐड होने के बाद हैप्टेंस जो है इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। ठीक है, देखो दो टाइप के होते हैं हैप्टेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स हैप्टेंस, एक होता है सिंपल हैप्टेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैप्टेंस में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा एपिटोप्स होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन एपिटोप्स क्या होते हैं, अभी बस याद रखो कि दो या दो से ज़्यादा एपिटोप्स होते हैं। और सिंपल हैप्टेंस के अंदर क्या होता है, सिंपल हैप्टेंस के अंदर जो है सिर्फ एक ही एपिटोप होता है। ओके, यहाँ तक अपने अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं एपिटोप्स के बारे में। एपिटोप्स क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो ये कोई एंटीजन है। ठीक है, ये कोई एंटीजन है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा रीजन जो है जाके एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका पूरा का पूरा रीजन एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता, तो इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन ऐसा होता है जो एंटीबॉडी से जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रीजन है इसका, ये जो मान लो इसका ये कॉर्नर है, ये स्पेसिफिक रीजन है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, एपिटोप। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये एपिटोप क्या होता है, ये ही एंटीजेनेसिटी शो करवाता है। अब एंटीजेनेसिटी अपन ने अभी पढ़ी थी कि एंटीजेनेसिटी क्या होती है, मतलब कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइजेशन पावर को क्या बोलते हैं अपन, एंटीजेनेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रही है, वो एपिटोप की वजह से हो रही है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी का जो पार्ट है, अपन को पता है एंटीबॉडी इससे रिएक्शन करेगी। ठीक है, कौन सी क्या क्या रिएक्शन करेगी, इससे एंटीबॉडी इससे रिएक्शन करेगी। तो एंटीबॉडी का जो पार्ट इससे जाके जुड़ेगा, ठीक है, जो पार्ट एंटीबॉडी का इससे जाके जुड़ेगा, तो एंटीबॉडी के पार्ट को अपन बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। ठीक है, तो एंटीजन का तो कौन सा पार्ट है, एंटीजन का जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पैराटोप। ठीक है, तो पैराटोप जो है एपिटोप से जाके जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया कि एंटीबॉडी का पैराटोप जो है वो एंटीजन के एपिटोप से जाके जुड़ेगा। अपने अच्छे से समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन हेट्रोफाइल एंटीजन्स। ठीक है, हेट्रोफाइल एंटीजन्स होते क्या हैं, हेट्रोफाइल एंटीजन्स क्या होते हैं, दीज आर क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन्स फाउंड इन अनरिलेटेड स्पीसीज दैट कैन रिएक्ट विद सेम एंटीबॉडी। मतलब देखो दो टाइप के एंटीजन्स हैं, एक तो है एंटीजन 1 और एक है एंटीजन 2। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ समझो कि दो अलग अलग स्पीसीज में है। ठीक है, अनरिलेटेड स्पीसीज मतलब एक तो है बैक्टीरिया, ठीक है, और एक है वायरस। ठीक है, दोनों मान लो आप अलग अलग ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ एंटीजन ऐसे हैं, तो एक एंटीजन यहाँ भी होगा अलग और एक एंटीजन यहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्रॉस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से क्रॉस रिएक्ट करते हैं और ये सेम एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सकते हैं। किससे रिएक्शन कर सकते हैं, सेम एंटीबॉडी। मतलब कि इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है, मान लीजिए वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनी है, तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। ठीक है, तो इसकी किसकी वजह से, हेट्रोफाइल एंटीजन की वजह से। ठीक है, मतलब कि ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनी है तो वो इस बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देगी। ये सिंपल सी बात समझो आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके एपिटोप्स जो है सेम होते हैं। ठीक है, ये क्या शेयर करते हैं, अपने एपिटोप शेयर करते हैं। ठीक है, एक इसका एक एग्जांपल आप पढ़ोगे, बील फेलिक्स टेस्ट। क्या पढ़ोगे, बील फेलिक्स टेस्ट आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ बस इतना याद रखो कि दो अलग अलग एंटीजन्स के क्या है, एपिटोप शेयर करते हैं, दो अलग अलग एंटीजन, और उनके लिए क्या है, सेम एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, उनके लिए सेम एंटीबॉडी बनती है, बस इतना याद रखो। इसको बोलते हैं अपन हेट्रोफाइल एंटीजन्स। ओके, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है सुपर एंटीजन्स। क्या है, सुपर एंटीजन्स। देखो सुपर एंटीजन्स क्या होते हैं, देखो नॉर्मल प्रोसेस में आपको बताता हूँ मैं कि नॉर्मल प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, देखो नॉर्मल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, तो एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया तो इसको रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसको प्रोसेस करेगी। ठीक है, और ये इसको रख देगी टी सेल के सामने। ठीक है, किसके सामने रख देगी, इसको टी सेल के सामने। ठीक है,
अब टी सेल के सामने इसको रख देगी तो टी सेल बाद में क्या करेगी, टी सेल जो है बी सेल को एक्टिवेट करेगी। किसको एक्टिवेट करेगी, बी सेल को, ठीक है। और बी सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। बी सेल एंटीबॉडी बनाएगी। ये बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, आपने अच्छे से पढ़ रखे होगी। बाकी मेमोरी सेल्स भी बनती है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बनती है, लेकिन यहाँ बस आप इतना याद रखो नॉर्मली कि टी सेल बनती है, टी सेल जो है बी सेल को जाके एक्टिवेट करती है। ओके, यहाँ तक अपने समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सुपर एंटीजेंस क्या करते हैं, देखो सुपर एंटीजेंस जो है टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको प्रोसेस नहीं करती, ये डायरेक्टली क्या है टी सेल के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, ये क्या करते हैं, जो टी सेल का वेरिएबल बीटा रीजन होता है टी सेल रिसेप्टर का। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि जो टी सेल होती है उसके पास 4 तरह के रीजन्स होते हैं, ठीक है। 4 तरह के उनके पास रीजन्स होते हैं, और चारों रीजन क्या है, अलग अलग अल्फ़ा और बीटा चेन से बने होते हैं, ठीक है। 4 रीजन होते हैं, जो हर रीजन जो है अलग अलग अल्फ़ा और बीटा चेन से बना होता है, ठीक है। तो एक उनके पास टी सेल के पास रीजन होता है, उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल रीजन, ठीक है, वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन के पास में दो चेन्स होती है, एक तो होती है बी वेरिएबल अल्फ़ा एंड एक वेरिएबल बीटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, टी सेल का पार्ट होते हैं, वेरिएबल बीटा और वेरिएबल अल्फ़ा, ठीक है। तो ये सुपर एंटीजन क्या करता है, ये सुपर एंटीजन जाके टी सेल रिसेप्टर के बी बीटा रीजन से बाइंड करता है, किससे, बी बीटा रीजन से, ठीक है। देखो उसके पास 4 रीजन होते हैं अलग अलग, उनमें से एक रीजन होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है। और वेरिएबल रीजन की 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है बी वेरिएबल अल्फ़ा एंड वेरिएबल बीटा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल बीटा है इससे जाके क्या है, सुपर एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो सुपर एंटीजन क्या होगा, बी बीटा रीजन से आगे बाइंड कर गया, और बी बीटा रीजन से बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन कर देता है टी सेल्स का, ठीक है। टी सेल्स का क्या है, नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन कर देता है, ठीक है। तो टी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। तो टी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, देखो अब टी सेल्स क्या क्या करती हैं, देखो आपको पता है, एक तो टी सेल जो है साइटोकाइंस रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है टी सेल, साइटोकाइंस रिलीज करती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझो, एक तो क्या है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि जो साइटोकाइंस है उनकी अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब साइटोकाइंस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, अपन को पता है, अपन ने पढ़ा है, आपने इन्फ्लामेशन पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फ्लूइड लीकेज हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लूइड लीक हो जाता है, ठीक है। जिससे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह की जैसी कंडीशन आ जाती हैं, ये सब आप बाद में पढ़ोगे। बस इतना याद रखना कि साइटोकाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको अपन साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी पॉलीक्लोनली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडी बना देगी, और हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा। अपन को पता है, देखो एंटीबॉडीज जो होती है वो गामा ग्लोबुलिन तो होती हैं, तो हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा, ओके। इसको देखो फ्लो चार्ट से समझो। नॉर्मली प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एंटीजन प्रोसेसिंग सेल जो है प्रोसेस करेगी एंटीजन को, जो नॉर्मल एंटीजन है, ठीक है। ये किससे बाइंड करेगा, ये टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, TH2 सेल्स एक्टिवेट होंगी और क्या होंगी, स्पेसिफिक साइटोकाइन रिलीज करेंगी, और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ये अपन को समझ में आ गया। लेकिन जो सुपर एंटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाईपास कर देंगे, ठीक है। बाईपास करके ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड कर जाएंगे, किससे, बी बीटा रीजन से, टी सेल रिसेप्टर के बी बीटा रीजन से ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो जाएंगे, और ये बाइंड होके क्या करेंगे, एक तो मैसिव नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाएगा, जिससे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब बी सेल का बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा, जिससे हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा बॉडी में, ओके। देखो अब बात करते हैं सुपर एंटीजन्स के एग्जाम्पल्स की, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन। आप जब स्किन इन्फेक्शंस को पढ़ोगे तो स्किन इन्फेक्शन में आप पढ़ोगे स्टेफाइलोकोकस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, TSST1 एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन और ये एंटेरोटॉक्सिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सुपर एंटीजन होते हैं, ठीक है, सुपर एंटीजन्स होते हैं, ओके। तो आप बस यहाँ पे नाम याद रखना, बाकी आपको सब बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, SPEA&C, ठीक है, SPEA&C, ओके। और है एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन्स, ओके। आप एग्जाम्पल्स के बारे में अभी नहीं समझ पाओगे, जब आप स्किन और बाकी सिस्टमिक माइक्रो पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी बस याद रखना, ओके।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन MHC मॉलिक्यूल को कवर करेंगे और इम्यून सिस्टम को अपन ख़त्म करेंगे। ओके।